हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का टॉपिक। तो देखिए, अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके इंट्रोडक्शन और उससे पहले इकोनॉमिक्स और उसके बारे में कुछ चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेनी चाहिए, जिससे कि अपन को ये पता लगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों बनी, कब बनी, किसने बनाई। ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूरे चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है उसको मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और उसके बाद अपन उसके जो नोट्स हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एंटर करते हैं। आपके लिए मैंने टॉपिक जो है वो पहले से लिख रखा है। तो देखिए, टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट आता है कि सर ये इकोनॉमिक्स है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स के वाइटल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि अपने होते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इन सब की डेफिनेशन जो है वो मैं आपके साथ नोट्स में जो है वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के मतलब होती है किसी चीज की कमी होना, यानी जब डिमांड जो है वो ज्यादा हो किससे, सप्लाई से, तो उस चीज की क्या हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन क्या है। देन इकोनॉमिक्स के बारे में वेरियस राइटर्स ने अपनी डेफिनेशन दी थी। जैसे सबसे पहले आपके हुए थे एडम स्मिथ, जिनको कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और इन्होंने 1776 में अपने बुक्स में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये बात आप 11th में शायद पढ़ चुके होंगे। देन उसके बाद आए एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने 1890 में अप्रोक्सीमेटली 110 साल बाद, 114 साल बाद इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी थी। इसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह के बारे में अपन डिस्कशन चैप्टर के अंदर जब नोट्स करेंगे तब करेंगे। देन आपका आएगा लियोनेल रॉबिन्स 1934, इन्होंने भी जो अपनी डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स के लिए दी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगनार फिस्क 1933, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द इकोनॉमिस्ट, वो कौन इकोनॉमिस्ट था जिसने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचों में बांटा, माइक्रो और मैक्रो में। दैट इज रेगनार फिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। देन आपका आया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, जो आपकी इकोनॉमी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो ये आपका इकोनॉमी है, तो तीन टाइप के, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि चाइना। सही है, वहां नॉर्मल चीजें जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी चलती है, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट नहीं किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी में अपन सारे फीचर डिस्कस करेंगे। देन आपका आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। इसका एग्जांपल आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर होता है। इसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। देन है मिक्स इकोनॉमी, यानी इन दोनों के फीचर्स को लिया और कंबाइन कर लिया, जो कि अपन चेक कर सकते हैं इंडिया। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है। बीएसएनएल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, एयरटेल और जियो आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, एयर इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में है, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरवेज प्राइवेट सेक्टर में है। तो इंडिया में प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है। तो इसके बारे में भी अपन जो भी फीचर्स होंगे वो डिस्कशन आगे नोट्स में करेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल चैप्टर का पूरा प्लान बता रहा हूं कि चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका मैप क्या है, क्या चीजें हैं। बाद में इन्हीं चीजों को अपन डिटेल में नोट्स में डिस्कस करेंगे। सही है, आगे आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। यही बात मैंने आपको यहां बताई थी कि रेगनार फिस्क ने जो है इस डिवाइडेशन को किया था, यानी ये डिवाइडेशन रेगनार फिस्क का है। ठीक है, देन अपन यहां पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस, कि सर माइक्रो और मैक्रो आपस में किस तरीके से डिपेंडेंट है, किस तरीके से माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करता है और किस तरह से मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड कर सकता है। बहुत सारे माइक्रो मिलकर ही मैक्रो बनते हैं, तो माइक्रो जो है मैक्रो पे डिपेंडेंट है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि किस तरीके से ये आपस में इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो आपकी रहती है। देन अपन आएंगे पैराडॉक्स। सर इंटरडिपेंडेंस तो है, तो क्या इनके बीच में कुछ आयरनी भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है कि माइक्रो तो ये कहता है और मैक्रो डेफिनेटली है। तो इनके बारे में जो पैराडॉक्स है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ। माइक्रो और मैक्रो में इंटरडिपेंडेंस भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और पैराडॉक्स भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, माइक्रो लेवल पे सेविंग करना अच्छा है। एक इंडिविजुअल यदि सेविंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सभी जने कहते हैं सेविंग करने लगे।
करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मान लो पूरी की पूरी कंट्री ही सेविंग करने लग जाए, कोई खर्च ही ना करे, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करे, तो फिर कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी। इसलिए कुछ चीजें माइक्रो लेवल पे तो सही हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे वो सही नहीं होती हैं। तो ये चीजें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। हर चीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जांपल पे चलती है, केवल रटने से नहीं चलता। रटना तो बहुत आसान है, जो बुक में लिखा रट लो। आप फ्रेंच लैंग्वेज में गाना रट ही सकते हो, आप मलयालम में भी गाना रट सकते हो, ऐसी क्या बात, समझ में ना आए क्या दिक्कत है, रटा तो जा ही सकता है, पर समझना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए बेसिकली जो प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं, और अगर एक सेटिस्फाई हो गई तो उसी वक्त अगली आ जाती है, अगली भी सेटिस्फाई हो गई तो थर्ड आ जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, जैसे ही एक सेटिस्फाई होती है दूसरी मर्ज हो जाती है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन लिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है। सर मैं मॉल में गया, मुझे टी शर्ट तो 5 पसंद आ गई, क्योंकि मेरी अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर मेरे पास रिसोर्स तो 2 को ही खरीदने के हैं, तो मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो मैं किस तरीके से इनका यूज करूं जो बेस्ट यूज हो पाए, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस, आपके पास लैंड के कई यूजेस हैं। गवर्नमेंट चाहे तो लैंड एग्रीकल्चर के लिए दे सकती है, बिल्डर्स को दे सकती है, इंडस्ट्री वालों को दे सकती है। किसको दे, लैंड के तो बहुत सारे यूज हैं, तो गवर्नमेंट को चॉइस करनी पड़ती है कि वो किसको दे, दैट इज अ प्रॉब्लम। मेकिंग ए चॉइस इज अ प्रॉब्लम, ये लाइन याद कर लो, पूरी इकोनॉमिक्स इस लाइन पे ही टिकी हुई है। मेकिंग ए चॉइस इज अ प्रॉब्लम, चॉइस करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपन यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। एक इकोनॉमी जो है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, क्या दिक्कतें आती है सभी इकोनॉमिक को। सबसे पहली आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि सर क्या बनाए, कौन सी क्वांटिटी बनाए, हमारे देश के लिए कौन सी क्वांटिटी जरूरी है उसको देखेंगे। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी बनाए, भाई हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी डिमांड है, या जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही तो बनाओगे, ज्यादा थोड़ा ना बना लोगे, तो वो बात भी अपन को ध्यान रखनी पड़ती है। ये आपकी पहली प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि अलग अलग देश, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए जहां लेबर ज्यादा हो, क्योंकि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है। लेकिन जर्मनी और जापान जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ऑब्वियस है वो लेबर को इंटेंसिव नहीं देखते, वो कैपिटल इंटेंसिव देखते हैं कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाना चाहिए, जहाँ काम रोबोट्स कर लें, मशीनें कर लें, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन की कमी है। तो वो डिफरेंस भी अपन देखेंगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि भाई अगर आप ओल्ड पर्सन्स के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टिक्स एंड मेडिसिन देखेंगे, यदि आप यंग लड़कों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्पोर्ट्स की चीजें देखेंगे। आपको क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये भी सब चीजें जो हैं विद एग्जांपल अपन आगे के वीडियो में नोट से डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट आपका आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि आपके पास कई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे आप जमीन का, लैंड का यूज करना चाहते हैं, आप चाहें तो उस पर वीट उगा लें, गेहूं उगा लें, आप चाहें तो उसके ऊपर राइस उगा लें, आप चाहें तो उस पर इंडस्ट्री कर लें। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं और कौन सी आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं, आपकी नीड क्या है, वो भी अपन यहाँ देखेंगे। देखिए ओवरऑल मैंने अभी आपको सारे पॉइंट बताए हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाए तो क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट्स क्या होता है, इनमें चेंज हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, सब चीजें मैंने नोट्स में डिस्कस की हैं। हर चीज आपके सामने नोट्स में आएगी, विद डिटेल अपन उसका डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैंने वीडियो के साथ नोट्स की पीडीएफ भी डाली है, पूरे फाइल में नोट्स हैं, आपको इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब नोट्स में गिवन है। आप आराम से उन पीडीएफ को जो है प्रिंट आउट निकाल लें, अपने सामने रखें, उसके बाद मेरे वीडियो को आप देखें, जो भी चीजें उसमें टिक लगाते चलें, कोई एग्जाम्पल आता है वो भी लिख लें। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपका टाइम सेव पूरा करूंगा। आप मेरा 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, उसमें पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा विद इन 1 आवर। कोई कम मिनट का हो जाएगा लेकिन ज्यादा का नहीं होगा, उसमें सब चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और 1 घंटे में आपका चैप्टर हो रहा है। आपको 22 चैप्टर करने हैं,
22 आवर मैक्सिमम ले लो, उसमें आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। लिखने की आपको जरूरत है नहीं, सब चीजें नोट्स में दे रखी हैं, आपको समझनी है। और विद एग्जांपल दूंगा, कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं कि ये चीज क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अब आगे में अपन जो है इसके नोट्स से जो है इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो ले रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा आपका चैप्टराइजेशन है वो आपका इसमें सामने आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से बना है जिसका मतलब है हाउस होल्ड, सही है। और एक वर्ड है नेमीन, उसका मतलब है मैनेजमेंट, यानी हाउस का मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। दस इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं और उनको इस तरीके से एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब होता है एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। स्केयर्स यानी कमी, रिसोर्सेज यानी जो हमारे पैसे हैं वो हमेशा कम रहते हैं। इन सच ए मैनर, इस तरीके से एलोकेट करें पैसों को, इस तरीके से सरकार बांटे कि कंज्यूमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोड्यूसर जो कि मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और सोसाइटी उसका वेलफेयर मैक्सिमम होना चाहिए। यानी तीनों पार्टी, कंज्यूमर,
प्रोड्यूसर और सोसाइटी, इन तीनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट और वेलफेयर मिले, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सही है, आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट, यानी अपनी लिविंग, अपना जीवन जीना और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ, क्या क्या प्रोसेस करने हैं? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। आगे वर्ड आता है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, कि मतलब इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो देखिए, वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तीन: प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना और इन्वेस्टमेंट करना, यानी अपने पैसे को कहीं लगाना। तो एक पर्सन अपने जीवन जीने के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, अपनी वांट्स का सेटिस्फेक्शन करने के लिए बेसिकली इन तीन एक्टिविटीज़ का जो है वो सहारा लेता है, और इसी को हम एसेंशियल और वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। देखो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें स्कैरसिटी रहती है, रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं, और जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। सो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए, बांटा जाए कि हम हमारी मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को उन स्केयर रिसोर्सेज से पूरा कर सकें, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। स्कैरसिटी किसे कहते हैं? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, यानी डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी मार्केट में चीज़ें कम आ रही है, डिमांड ज़्यादा है, इसी से चीज़ों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, यानी स्केयर्स हैं। हमें उन्हीं स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हमारी वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है। इसमें आप यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना। वर्ल्ड की हर इकोनॉमी चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूज़ जो है वो करे, और अपनी जो कमियाँ हैं उन कमियों को ध्यान में रखते हुए सबकी वांट्स को पूरा करे। इसके लिए वेरियस राइटर्स ने डेफिनेशन दी हैं। एडम स्मिथ 1776, उन्होंने कहा इकोनॉमिक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बुक भी लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसी से कोट किया गया है, इसीलिए एडम स्मिथ 1776 उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देन एल्फ्रेड मार्शल ने भी इसके लिए अपनी थ्योरी दी थी। लियोनेल रॉबिन्स 1934 ने भी इनके लिए थ्योरी दी थी। देन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ 1776। फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मॉडर्न किया, जो कमियां थी वो सुधारी, दैट इज जेएम केन्स, यानी जॉन मेनार्ड केन्स 1936। और वो पर्सन जिसने कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में, माइक्रो और मैक्रो में बांटा, इकोनॉमिस्ट who split economies in the two branches, that is Ragnar Frisch 1933। ये तीनों जो राइटर्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सही है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 2 पे, दैट आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है, पहले तो इसका एग्जांपल दे दूं, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। इनके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो गवर्नमेंट ओन करती है, यानी प्राइवेट सेक्टर का इसमें ओनरशिप नहीं होता। ओनरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट टेक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, सारे डिसीजन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। अब सारे ही गवर्नमेंट के एंटरप्राइज है, प्राइवेट एंटरप्राइज है ही नहीं। कंपटीशन कब होता है? प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। यहाँ सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं। दैट्स वाई सोशल वेलफेयर प्रायोरिटी पर होता है। सही है। तो ऑल द डिसीजंस आर टेकन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वो अपनी एक ग्रुप है वो बनाए थे, जैसे चाइना में लगभग 3500 लोगों का ग्रुप है, वही ये सब चीज़ें तय करता है। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड दैट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। देयर इज़ नो रोल फॉर मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म, यानी मार्केट कुछ भी तय नहीं करता, डिमांड सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं डिमांड सप्लाई को, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई।
इन दोनों को बोलते हैं। तो इन प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ कोई यूज़ नहीं होता, सब चीज़ें गवर्नमेंट ओनरशिप में होती हैं। ऐसा हम चाइना रशिया वगैरह में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और ये कहाँ है? एग्जाम्पल यूएसए और यूके के अंदर। यहाँ क्या होता है? यहाँ सारे प्रोडक्शन के जो भी एरियाज हैं, मीन्स हैं, वो ओन एंड मैनेजमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, जस्ट उसका उल्टा। वहाँ सारा गवर्नमेंट का इंटरफेयर था, या गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। यानी इसके तीनों के डिसीजन जहाँ ऊपर पहले गवर्नमेंट ले रही थी, यहाँ सारे प्राइवेट ले रहे हैं। देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट प्राइवेट फर्म। स्टिफ यानी टफ, वेरी टफ कंपटीशन होता है सभी के अंदर, है ना। जैसे अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ प्राइवेट फर्म्स ही हैं, पेट्रोल भी जो है वो प्राइवेट फर्म्स ही बेच रही हैं, भाई उनको जिस प्राइस पे बेचना है बेचें, वो ओपन है उसके लिए। ऑल द डिसीजंस आर जनरली गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली सभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोटिव कमाना चाहता है, जबकि ऊपर वेलफेयर मोटिव था। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दे रखा है कि आप कैसे भी काम करें, कंपटीशन करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं लेजर फेयर पॉलिसी। यानी जब गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शन बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं होता है, उसको बोलते हैं लेजर फेयर पॉलिसी। तो मार्केट इकोनॉमी वर्क्स थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सारा काम प्राइस मैकेनिज्म से होता है, और प्राइस गवर्नमेंट तय नहीं करती है, वहाँ की डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ज़्यादा जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाती है। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज प्राइस तय करती हैं, और वो मार्केट फोर्सेज कौन कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही क्या बनता है? प्राइस मैकेनिज्म बनता है। ओके, तो ये हो गए दो इकोनॉमी। देन लास्ट आते हैं थर्ड, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी है एग्जांपल इंडिया, जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। कैसे? जैसे अपन देखते हैं एरोप्लेन्स के अंदर यहाँ एयर इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में है, और जेट एयरवेज और अपन देख सकते हैं कि स्पाइस है, या फिर और भी आप देख सकते हैं इंडिगो है, वो सब प्राइवेट सेक्टर में है। तो इसी तरह से मोबाइल्स में देखें तो मोबाइल्स के अंदर BSNL गवर्नमेंट सेक्टर में है, जबकि आपकी एयरटेल है, जियो है, वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये दोनों सेक्टर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो लिखा है इट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ प्लान्ड एंड मार्केट। यानी ये दोनों के फीचर हैं, गवर्नमेंट ओन भी है और प्राइवेट ओन भी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो है लाइसेंस के थ्रू उनके ऊपर कंट्रोल जरूर रखती है, ठीक है, कि वो जो पब्लिक है उसको लूटे नहीं, उसको बेवकूफ़ ना बनाए। इसलिए गवर्नमेंट जो है उनकी प्राइसिंग पे कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो रखती है कि वो गलत पॉलिसीज़ जो है ब्लैकमेलिंग ना करें पब्लिक को। तो इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्क no economy is 100% centrally planned or market oriented, as both the sector play more or less equal role in the functioning। यानी दोनों को सेक्टर का ही है। That's why so modern economies are virtually mixed economy। आज की डेट में नॉर्मली जो इकोनॉमीज हैं वो मिक्सड हैं, in which central problems are solved पार्टली थ्रू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कुछ तो गवर्नमेंट तय करती है और कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइस मैकेनिज्म करता है। तो इस तरीके से ये आपके तीन टाइप की इकोनॉमी है, सोशलिस्ट या प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी, और मिक्स जिसमें दोनों के फीचर हो। ओके।